नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद देश में जिस तरह के बवंडर का वातावरण था, उसमें सबका ध्यान था कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो अगला उपराष्ट्रपति यद्यपि अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन ये सुनिश्चित हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन अगले राष्ट्रपति होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके नाम पर मुहर लगाई, घोषणा हो गई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हो गए। इसका मतलब है कि एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथियों से पहले ही उनके नाम पर बातचीत हो चुकी रही होगी और उसके बाद पहले उनसे सहमति बनाने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, आपके पास भी वो सारी जानकारी पहुंच गई होगी। तमिलनाडु से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, अभी तमिलियन हैं। उनका जो पूरा नाम है वह है चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 1998 से 99 और 99 से 2004 जो दो चुनाव हुए थे, वो दो चुनाव में कोयम्बटूर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए। तो 5 वर्ष का उनका संसदीय अनुभव है। 2023 से वो राज्यपाल ये पहले झारखंड के राज्यपाल रहे और उस दौरान उनको पुडुचेरी और तेलंगाना का प्रभार दिया गया। फिर इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो, और राज्यपाल के रूप में भी उनकी भूमिका थोड़ी भी कंट्रोवर्शियल नहीं रही। इसके बावजूद कि वो ऐसे राज्यपाल रहे जो लगातार जनता के बीच जाओ, यात्राएं करो, वहाँ की स्थितियों को समझो, फिर सरकार को सुझाव दो। झारखंड के सभी जिलों की यात्रा की, महाराष्ट्र के भी जिले जिले की यात्रा करते रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। यानी एक राजनेता होते हुए भी उनका कैरियर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या उस हिंदुत्व विचारधारा की राजनीति के साथ 5 दशक का है। 5 दशक की राजनीति करने वाला और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी है। मैंने स्वयं देखा है, यद्यपि इन दिनों उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन जब वो दिल्ली में थे तो मेरी उनसे भेंट है। मैंने उनके घर पर भोजन भी किया हुआ है और उनसे बातचीत हुई। जितना मैंने उनको समझा, वो अपने विचारधारा को लेकर थोड़ा भी बाएं दाएं बिल्कुल प्रतिबद्ध रहे हैं, लेकिन दूसरे के विचार से कोई घृणा करो, विचार विरोधियों को दुश्मन मानो नहीं, अपने विचार पर प्रखर रहो, उसके लिए लड़ो, उसका प्रचार करो। द्रविड़वाद या तमिलवाद, ये जो संकुचित क्षेत्रवाद है, उसके विरुद्ध खड़ा हो, वहाँ संघर्ष करो। खासकर तमिलनाडु में जो उनकी भूमिका रही है, जो तमिलनाडु में 90 के दशक और पिछले जो सन 2000 से पूर्व वाला जो अंतिम दशक होता है, उसमें जिस ढंग से वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथ का विस्तार हुआ है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में और आंध्र में, आज आंध्र तेलंगाना दोनों मिला के, और जिस ढंग से वहाँ हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई, हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्याएं हुई, कार्यालयों पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हमले हुए, हिंदू मुन्ननी के कार्यालय पर हमला हुआ, हिंदू मुन्ननी के नेता की हत्या हुई, उसके बाद आतंकवादी घटनाएं हुई, अनेक आतंकवादी पकड़े गए। उस काल में उनकी ज़बरदस्त भूमिका रही है संघर्ष की। सरकार से मदद न मिलने के बावजूद उन्होंने उसमें संघर्ष किया है और उनका चुनाव भी स्वयं आतंकवादी हमले का गवाह बन गया। 1998 में उम्मीदवार थे, लाल किस आडवाणी कोयम्बटूर में सभा करने जा रहे थे। 18 फरवरी 1998 का दिन था और श्रृंखलाबद्ध सीरियल ब्लास्ट हुए पूरे कोयम्बटूर जिले में और उसमें 58 लोग मारे गए, 200 के आसपास लोग घायल हुए। आडवाणी निशाने पर थे, ये वहाँ की पुलिस जांच से जो एटीएस बनी उसकी जांच से भी साबित हो गया। लेकिन वो इसलिए बच गए कि उनकी गाड़ी बाद में पहुँची है, नहीं तो वो खत्म हो सकते थे। उस विस्फोट के बाद जो उनकी भूमिका थी सीपी राधाकृष्णन की, जो मारे गए उनके घरों पर जाना, उनकी क्या व्यवस्था हो सकती है, उनके परिवार को संभालना, उसके मुकदमे में उस कांड के मुकदमे में भूमिका निभाना,
जो घायल हैं उनकी देखभाल कैसे हो, उनको कैसे सही चिकित्सा मिले अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें लगा रहना। जो आतंकवादी थे जो हमले में शामिल हो उनकी छानबीन के लिए सरकार पर और दबाव बढ़ाए रखना, लगातार उस पर काम करना और सांसद बनने के बाद उसको उठाना, उसमें सक्रिय रहना, और वो उनकी ताकत को बढ़ाने वाला था। और इसी का परिणाम था जब 99 में सरकार गिर गई थी 1 वोट से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी और दोबारा चुनाव हुए फिर। तो उस दोबारा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने तो कहा कि यहाँ से भाजपा को वोट मांगने की ही ज़रूरत नहीं है, जितना हमने काम कर लिया है। हालांकि वो जीते लेकिन उनका मार्जिन थोड़ा कम गया। तो 2 बार के वो सांसद रहे, गवर्नर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले सेक्रेटरी थे और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं। तो राजनीति का भी अनुभव है, ये भी नहीं कहा जाता कि संसद का अनुभव नहीं है और राज्यपाल का अनुभव नहीं है। तो चूँकि विवादास्पद व्यक्ति तो नहीं है और राजनीति और संसद का अनुभव है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि गैर अनुभवी व्यक्ति हैं। वैसे जब तमिलनाडु से हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे तो उनको भी प्रत्यक्ष राजनीति का अनुभव नहीं था, वो तो किसी दल में ही नहीं थे, किसी संसद सदस्य के शिक्षाविद थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोवियत संघ में राजदूत बनाया था नेहरू जी ने। वाइस चांसलर थे वो यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। उसके बाद 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 1 बार राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी भी तमिलनाडु से आते थे, वो गवर्नर जरूर रहे। तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ तो इस समय जो राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स है और उनके साथ कई नेता उन्हीं के सुर में ताल मिलाते हैं। और जब इस देश में चुनाव आयोग को भी चोर कहा जा सकता है, किसी के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल करो, चोर, गुंडा, बदमाश, अगर राजनेता संवैधानिक संस्थाओं को कहने लगे, लुटेरा कहने की वोट चोरी करके, वोट लूट करके भाजपा को जिताता है, तो ये तो इससे ज़्यादा गिरा हुआ शब्द क्या हो सकता है। उसमें कोई किसी के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन अब इस समय चूंकि संख्या बल के आधार पर दोनों सदनों में को मिलाकर कुल 782 संख्या है। 782 में 392 चाहिए, 422 एनडीए के दोनों सदनों के सांसद हैं, उनकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन जिस ढंग से उनको लेकर बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि महाराष्ट्र में संभव है कि थोड़े बहुत झारखंड में भी, तमिलनाडु में भी कुछ अतिरिक्त वोट सीपी राधाकृष्णन को मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े रणनीति इसके पीछे मुझे दिखाई देती है कि उन्होंने अपनाई होगी। पहला, तमिलनाडु में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना चुनावी प्रदर्शन ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार सभाएं वहाँ हो रही, अमित शाह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दूसरे नेताओं का दौरा हो रहा है, वहाँ की नेता यात्राएं कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने हिंदुत्व की प्रखरता के आधार पर वहाँ लोगों के बीच जाके समर्थन बना रहे हैं। और बढ़ने का परिणाम ही था कि वहाँ द्रविड़ मुनेत्र करगम के नेता सब जो सनातन जहर है, तो सनातन बिच्छू है, तो सनातन डंक है, तो सनातन डेंगू है, तो सनातन क्या क्या जो बोल रहे हैं, तो जब कुछ होता है तभी उसके विरोध में बोला जाता है कि सनातन को आगे नहीं बढ़ने देना है। जो सारा बयान आ रहा है बढ़ने के कारण स्वयं काशी तमिल संगम हर वर्ष हो रहा है, काशी तमिल संगम लंबा चलता है, वहाँ के लोगों को इधर की यात्राएं जो युवाओं को कराई जाती है, यहाँ के उधर यात्राएं कराई जाती है। प्रधानमंत्री स्वयं उन स्थानों पर जाते हैं जो कि तमिलनाडु को शेष देश से जोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बताते ही हैं कि हमारा तमिललैंड अलग है, जबकि ये झूठ है। इतिहास में कभी तमिल नाम का कोई राज्य नहीं रहा है। तमिलनाडु नाम ही कहाँ से रखा गया है, इसी पर प्रश्न खड़ा हुआ है। और तमिल पुस्तकें संगम काल की हैं, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि तमिलनाडु में एक ताकत बने। सीपी राधाकृष्णन अध्यक्ष होते समय जब उन्होंने 1900 किलोमीटर की यात्रा की थी और 93 दिनों की यात्रा थी, उसको वो लोगों के बीच गए थे और वो एक आधार बीजेपी का बना था उस समय। उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, वो अध्यक्ष पद पर बाद में नहीं रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी उस समय सेंट्रल लीडरशिप की अलग प्रकार की पॉलिटिक्स थी। तमिलनाडु में भी एक पॉलिटिक्स हो गई जिस कारण से वो अध्यक्ष नहीं रहे और उनका अभियान रुक गया, लेकिन अब फिर से वो अभियान चला है। तो तमिलनाडु का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बन रहा है, तमिलनाडु की पार्टियों के लिए समस्या पैदा हो गई है। हालांकि INDIA के कारण सनातन विरोध, तो हिंदुत्व विरोध,
जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो डीएमके के और उसके साथियों की जो भाषा है उसमें उनके लिए समस्या है। लेकिन अगर वो वोट नहीं देते हैं, इनके पक्ष में नहीं आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब तमिलनाडु में जाके ये प्रश्न उठाएगी कि ये पार्टियां जो कहती हैं कि तमिलवाद की बात करती है, तमिलों की बात करती है और एक तमिल उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ तो इन्होंने नहीं बनाया, हमने एक तमिल व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया है, तो उसके लिए जवाब देना जरा कठिन हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी इसकी संभावना बन रही है कि संजय राउत जी का जिस ढंग से भाजपा के विरुद्ध आग उगलते हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, तो इससे तो लग रहा है कि कुछ मामला जो है बाएं दाएं जाने वाला है। राहुल जी भले चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, लेकिन इसमें बिना चोरी के ही हो सकता है वोट बाएं दाएं पलट जाए। उनको लगता होगा जैसे जनता का सारा समर्थन उनको मिलने वाला था और नहीं मिला है, कहीं इस वोट में भी वो न कर दें। अभी तक अगर चुनाव जीतेगा तो कुछ हो सकता है कि वो बोल दें, लेकिन सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होंगे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा बीवी गिरी के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे उपराष्ट्रपति ये भारत के ऐसे होंगे और ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी हिंदुत्व के विचारधारा से एक निकला हुआ व्यक्ति, सनातन के विचारधारा से, जनसंघ भाजपा की विचारधारा से निकला हुआ एक तमिलियन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, राज्यसभा का संचालन करेगा, तो एक अद्भुत दृश्य होगा, भारत की एकता का एक सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा। जगदीप धनखड़ जी के कारण जो निगेटिविटी पैदा हुई है, जो थोड़ा अशोभनीय दृश्य बना है, इनके व्यवहार से, इनकी व्यवहार कुशलता से वो जरूर ठीक होगा और राज्यसभा का संचालन सुचारू रूप से होगा। पक्ष और यद्यपि ये एक पक्ष के व्यक्ति होंगे, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे। लेकिन इसमें बीजेपी ने भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, क्योंकि सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़ जैसे लोगों को पार्टी में लाकर और उनको महत्वपूर्ण पद पर ले जाने का जो अनुभव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रकार का प्रयोग करना बंद कर दिया है। अब जो अपनी प्रतिबद्धता है, जिसको हम जान रहे हैं, जिसकी वैचारिक प्रतिबद्धता, ऐसे लोगों को ही महत्वपूर्ण स्थानों पर लाने की शुरुआत हुई और यही करना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि एक विचारधारा वाली पार्टी जो शासन के द्वारा अपनी आइडियोलॉजी को क्रियान्वित कर रही है, उसमें अनेक प्रकार से समस्याएं पैदा होती है। किसी का मन बदल सकता है, जो लुटियंस यहाँ की मीडिया है, जो लुटियंस इंटेलेक्चुअल्स है, जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं, जो विपक्ष है, विदेशी शक्तियां हैं, जो डीप स्टेट हैं अलग अलग, जो नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं, दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी एंटी, वो सारी शक्तियां कुछ न कुछ आपका कान भरती रहती है। उसमें जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, क्योंकि जब कोई उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, तो फिर वो पार्टी का व्यक्ति नहीं है कि पार्टी से उसकी उस रूप में बात होगी और पार्टी के अनुशासन में रहेगा। वो एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह भूमिका हो जाती है, एक अभिभावकीय भूमिका हो जाती है। उसमें हर लोग उसके पास पहुंचते हैं, तो कौन कहाँ कान भर के कहाँ पलट दे। तो जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है वैसे व्यक्ति को शायद अब से बनाने की शुरुआत हुई है और ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इस समय देश में संघर्ष वैचारिक चल रहा है और इससे स्पष्ट भी होगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।